हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपकी बुक इतिहास के चैप्टर 4 औद्योगिकीकरण का युग के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है बहुवैकल्पिक प्रश्न। E.T. पाल म्यूजिक कंपनी ने किस सन में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी? तो E.T. पाल म्यूजिक कंपनी थी तो उसने संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी। वह किस सन में प्रकाशित की गई थी? तो वह प्रकाशित की गई थी 1900 में। भारत में पुराने व्यापारिक केंद्र कौन से थे? तो भारत में पुराने व्यापारिक केंद्र सूरत और हुगली थे। गुमास्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के होते थे। तो जो गुमास्ता हुआ करते थे वो ईस्ट इंडिया के कौन हुआ करते थे? एजेंट हुआ करते थे, क्योंकि ये जो गुमास्ता थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त किए जाते थे और इन्हें सैलरी मिला करती थी, पेमेंट दिया करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और यह क्या करते थे? जो बुनकर हुआ करते थे उन पर निगरानी रखते थे, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की जो क्वालिटी हुआ करती थी उसकी जांच करने के लिए तैनात किए जाते थे। तो इसका उत्तर होगा एजेंट। एल्गिन मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? एल्गिन मिल की स्थापना कानपुर में हुई थी। मैनचेस्टर के उद्योगपति अपने कपड़ों के बंडलों पर लगाकर उन्हें बेचते थे। तो क्या लगाकर बेचते थे? लेबल लगाकर बेचा करते थे। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा उद्योग लौह इस्पात उद्योग है। इंग्लैंड में सबसे पहले किस दशक में कारखाने खुले? तो इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खोले गए। बंबई में पहला कपड़ा मिल कब चालू हुआ? तो बंबई में पहला कपड़ा मिल 1854 में चालू किया गया। भारत में सूती कपड़े का उत्पादन कब दुगना हो गया? भारत में सूती कपड़े का उत्पादन 1900 से लेकर 1912 में दुगना हो गया। इंलैंड प्रिंटर्स में 2 जादूगरों की तस्वीर कब प्रकाशित हुई थी? आपने अपनी बुक में देखा था कि ये जो एक चित्र दिखाया था जिसमें अलादीन वाला भी है और एक दूसरा है ना, तो इस प्रकार से 2 मैजिशियन लिखा हुआ है। तो 2 जादूगर थे, उन 2 जादूगर की तस्वीर प्रकाशित की गई थी 26 जनवरी 1901 में। बंगाल में देश का पहला जूट मिल कब शुरू हुआ? बंगाल में पहला जूट मिल 1855 में शुरू हुआ। जेम्स वाट ने भाप के इंजन का पेटेंट किस वर्ष में कराया? तो भाप का जो इंजन था उसे पेटेंट 1871 में कराया गया था। 1812 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में कितना था? तो सूती माल का जो कुल निर्यात था वह 33% था। 1912 में J.N. टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? तो यह जमशेदपुर में किया गया था। 1934 के सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर किस भगवान की फोटो छापी गई थी? तो भगवान विष्णु की फोटो छापी गई थी। सनलाइट साबुन का जो कैलेंडर था उस पर भगवान विष्णु की फोटो छापी गई थी। भगवान 20वीं सदी में, ये गलत लिखा है, 20वीं सदी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? तो किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? भारतीय देवी देवताओं के चित्र छपे हुआ करते थे। 1930-40 के दशक के यूनियन कार्यकर्ता का नाम बताइए। तो 1930-40 के दशक के यूनियन कार्यकर्ता थे भाई भोंसले। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा तैयार की गई थी। इंग्लैंड में किस नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत से महिलाएं चिढ़ती थीं? तो महिलाएं स्पिनिंग जेनी जो मशीन थी उससे चिढ़ा करती थीं। हेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 ईस्वी में यह मशीन बनाई गई थी और यह कताई की मशीन थी। और इस मशीन के द्वारा पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। तो इससे क्या हुआ था कि मशीनों के द्वारा कई तकलियां घूम जाती थीं, तो बहुत सारी महिलाएं बेरोजगार हो गई थीं। तो बेरोजगार होने के कारण उन्होंने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला भी कर दिया था। कलकत्ता में किस पूंजीपति द्वारा पहली भारतीय जूट मिल को स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता में सेठ हुकुमचंद के द्वारा भारतीय जूट मिल को स्थापित किया गया था। 1840 के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका
था। तो 1840 के दशक में जो सूती वस्त्र उद्योग था सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। 1911 ईस्वी में भारत में अधिकांश उद्योग किन राज्यों में स्थापित थे? तो अधिकांश जो उद्योग थे वह बंगाल और बंबई में स्थापित थे। चलिए प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी खालिस्तान से ऊन खरीदते थे। तो किससे खरीदते थे? स्टेपलर्स से खरीदते थे। ठीक, तो ये जो स्टेपलर से है वो क्या करते थे, वो इनको ऐसे व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता था उन्हें स्टेपलर्स कहा जाता था या छांटता था, उसे स्टेपलर्स कहा जाता था। कपास काटन खालिस्तान का पहला प्रतीक था, तो नए युग का प्रतीक था। जेम्स वाट ने खालिस्तान द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया। तो जेम्स वाट ने न्यू कामेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्रायः एक खालिस्तान रखा करते थे। क्या रखा करते थे? जॉबर रखा करते थे, है ना। जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए उनमें खालिस्तान संदेश साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा था, तो वह था राष्ट्रवादी। और 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर खालिस्तान ने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती। तो किसने कहा था कि जो भारतीय कपड़ा है उसकी मांग कभी कम नहीं हो सकती है? तो यह कहा था हेनरी पतुलो ने। हेनरी पतुलो के द्वारा कहा गया था कि जो भारतीय कपड़ा है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि उसकी डिमांड दुनिया में कभी भी कम नहीं हो सकती है। प्रश्न तीसरा है, सही जोड़ी बनाइए। तो चलिए देखते हैं। कोरोमंडल तट पर, तो कोरोमंडल तट पर क्या स्थित है? मछलीपट्टनम। सूरत बंदरगाह कहाँ पर है? सूरत बंदरगाह गुजरात में स्थित है। भाई भोंसले ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता हैं। फुलर्ज किसे कहा जाता है? तो फुलर्ज वह होता है जो ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है, यानी चुन्नटों के सहारे कपड़ों को समेटता है। तो जो कपड़ों को समेटता है चुन्नटों के सहारे, उसे फुलर्ज कहा जाता है। फ्लाई शटल क्या है? फ्लाई शटल है बुनाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र। और प्राच्य किसे कहा जाता है? तो प्राच्य भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित जो देश हुआ करते हैं उन्हें प्राच्य कहा जाता है। अब है सूती कपड़ा मिल। तो सूती कपड़ा मिल किसके द्वारा किया गया था? रिचर्ड आर्कराइट। स्पिनिंग जेनी जो थी वह क्या थी? कताई की ऊनी धागे की जो बनाने वाली मशीन थी, कताई की मशीन थी, जिसे जेम्स हरग्रीव्ज के द्वारा बनाया गया था। कार्डिंग क्या है? तो कार्डिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है ना। मतलब सूतों को ऐंठने और लपेटने की जो मशीन हुआ करती है उसे कार्डिंग कहा जाता है। गिल्ड्स क्या होते हैं? तो गिल्ड्स उत्पादकों के समूह होते हैं, यूनियन होते हैं, है ना। तो यूनियन होते हैं जो उत्पादक के, जो ट्रेड ऑफ यूनियन होता है, यूनियन के जो उत्पादक हुआ करते हैं, जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उत्पादकों के संगठन हुआ करते हैं, उन्हें गिल्ड्स कहा जाता है। ऊन को छांटने वाला स्टेपलर कहलाता है। नए युग का प्रतीक क्या था? नए युग का प्रतीक कपास था। कोस्टिस क्या था? कोस्टिस बुनकरों का एक समुदाय था। जो बुनकर हुआ करते थे उनका समुदाय क्या था? कोस्टिस कहलाता था। और द्वारकानाथ टैगोर जहाज रानी से संबंधित है। तो जो द्वारकानाथ टैगोर थे वे भारत के बहुत ही बड़े उद्योगपति थे और जिन्होंने बंगाल के द्वारा चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया और वे उद्योगों में निवेश भी करने लगे। उन्होंने जहाज रानी, जहाज निर्माण, खनन, बैंकिंग, बगान, बीमा क्षेत्र में निवेश किया, मतलब इन्वेस्ट किया। और 1840 के दशक में आए व्यापक व्यावसायिक संकट में उनका जो उद्योग था वो क्या हो गया? बैठ गया, उन्हें नुकसान हुआ। अब आते हैं सही अथवा गलत बताइए। 1840 के दशक में इंग्लैंड और 1860 के दशक से उसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा। तो बिल्कुल सही है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे। यह असत्य है। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी वस्तुओं को महत्व देते थे। सही है। बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी को पसंद करते थे। बिल्कुल गलत है। पहले विश्व युद्ध तक
यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियां भारतीय उद्योगों के विशाल क्षेत्र का नियंत्रण करती थीं। तो सही है। 1912 के बीच में भारत में सूती कपड़े का उत्पादन पहले की तुलना में 2 गुना बढ़ गया था। सही है। 7वीं सदी में कताई उद्योग का पतन हो गया, यह भी गलत है। जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला इस्पात कारखाना खोला। तो जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में पहला कारखाना खोला था, बिल्कुल सही है। 1928 में ग्राई बाटर के कैलेंडर पर भगवान विष्णु का चित्र अंकित था। तो ये गलत है। किसका चित्र अंकित था? बाल कृष्ण का चित्र अंकित था। कलकत्ता में पहली जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी सेठ हुकुमचंद थे। तो यह सत्य है। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 5 में, एक शब्द में उत्तर दीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए किसे नियुक्त किया था? तो इस गुमास्तों को नियुक्त किया गया था। बंगाल में दूसरी जूट मिल कब खोली गई? तो दूसरी जूट मिल 1862 में खोली गई थी। इंग्लैंड प्रिंटर्स में 2 जादूगरों की तस्वीर कब प्रकाशित हुई थी? 26 जनवरी 1901 को प्रकाशित हुई थी। भारत में सबसे पहले 3 दशकों में सूती वस्त्र के कारखाने किन किन शहरों में खुले थे? तो बंबई में, कानपुर में, मद्रास में सूती वस्त्र के कारखाने खोले गए थे। ई.टी. पाल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 ईस्वी में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, जिसकी जिल्द पर दी गई तस्वीर में क्या ऐलान किया गया था? मतलब जो फ्रंट पेज था उसमें क्या ऐलान किया गया था? उसमें ऐलान किया गया था नई सदी के उदय, है ना। 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? 1860 के दशक में एल्गिन मिल खोली गई थी। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ की गई और जे.एन. टाटा ने भारत का लौह इस्पात का कारखाना जमशेदपुर में खोला था। 17वीं तथा 18वीं सदी में नए यूरोपीय व्यापारियों के लिए एक शहर में व्यापार स्थापित करना मुश्किल क्यों था? क्योंकि शहर में शहरी दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड्स काफी ताकतवर थे। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? तो इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाना 1730 के दशक में खोले गए। ऊनी वस्त्र उद्योग में काम करने वाली महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी पर हमले करने क्यों शुरू कर दिए थे? क्योंकि इससे बेरोजगारी बढ़ी थी। देश की पहली जूट मिल 1855 में किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो वह बंगाल में स्थापित की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के पहले कौन सी यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियां या कंपनियां थी जो भारतीय उद्योगों का नियंत्रण करती थीं? तो पहले विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियां जो कंपनियां थी वह थी बर्ड हीगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूल और जॉर्डन स्किनर एंड कंपनी थी, जो भारत में भारतीय उद्योगों को नियंत्रण करती थी। किस स्थान पर 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल खुली थी? तो मद्रास, चेन्नई में पहली कताई और बुनाई मिल खोली गई थी। भारत के किन्हीं 4 व्यवसायियों के नाम बताएं जिन्होंने औपनिवेशिक काल के दौरान फैक्ट्रियां स्थापित की। तो द्वारकानाथ टैगोर, दिनसा पेटेट, जमशेदजी नुसरवानजी टाटा और सेठ हुकुमचंद ने औपनिवेशिक काल के दौरान फैक्ट्रियां स्थापित की थी। गिल्ड्स क्या था? शहरी क्षेत्रों में गिल्ड्स के किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो गिल्ड्स क्या थे? गिल्ड्स उत्पादकों का एक संगठन था जो कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। जमशेदजी जीजी भोय कौन थे? तो जमशेदजी जीजी भोय एक पारसी बुनकर के बेटे थे। अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी चीन के साथ व्यापार और जहाज रानी का काम किया था। उनके पास जहाजों का एक विशाल बेड़ा था। सेठ हुकुमचंद कौन थे? तो सेठ हुकुमचंद 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी थे जिन्होंने चीन के साथ व्यापार किया था। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स क्या था? तो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स 19वीं सदी के आखिर तक देश के विभिन्न देशों के व्यवसायी मिलकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लगे थे ताकि सही तरह से व्यवसाय कर सकें और सामूहिक चिंता के मुद्दों पर फैसला कर सकें। तो इस तरीके से आपका वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।